गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़े। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि गिवन एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, यानी क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका फार्मूला क्या निकला था, फाई इक्वल टू ई इंटू एस। ओके, ई क्या थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एस क्या था गिवन एरिया। तो गिवन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, यानी क्या होता है फ्लक्स। आज का हमारा टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या होता है देखो। तो गॉस लॉ, कार्ल फ्रेंच गॉस 1777 to 1855, one of the greatest mathematicians of all times, formulated a law expressing the relationship between the electric charge and the electric field, which is called as Gauss law। देखो कि कार्ल फ्रेंच गॉस, जिन्होंने 1877 to 1855 में वो क्या थे, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में उन्होंने बताया, जिसको बोला गया है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ इज़ एनालॉगस टू कूलम्स लॉ। तो ये जो गॉस लॉ है ये एनालॉग है किसका, कूलम्स लॉ का, इन द सेंस दैट it to express the relationship between electric field and electric charge। क्या बताता है गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें बताता है कौन, गॉस लॉ। और ये जो है गॉस लॉ वो क्या है, एनालॉग है किसका, कूलम्स लॉ का। गॉस लॉ प्रोवाइड इक्विवेलेंट मेथड और फाइंडिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और गॉस लॉ क्या बताता है कि गॉस लॉ क्या बताता है, इट प्रोवाइड इक्विवेलेंट मेथड टू फाइंडिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कि हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये किसने बताया, गॉस लॉ ने। इट रिलेट्स वैल्यू ऑफ फील्ड एट अ क्लोज सरफेस एंड द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो क्या बोला गया है कि गॉस लॉ ने क्या बोले हैं कि ये जो रिलेट होगा ओनली किसके लिए होगा, क्लोज सरफेस के लिए। तो याद रखना, जो गॉस लॉ होता है वो किसके लिए अप्लीकेबल होता है, ओनली क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस में जितने भी, अनक्लोज सरफेस में जितने भी चार्ज होंगे वो उसी को हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो गॉस लॉ किसके लिए अप्लीकेबल होता है, क्लोज सरफेस के लिए, और एनालॉग है कूलम्स लॉ का। और ये जो गॉस लॉ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में क्या रिलेशंस होता है, ये किसने बताया है, गॉस ने। तो देखो, कंसीडर अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी फेस विच एनक्लोज नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज टू प्रूव गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में क्या प्रूव किया गया है कि किसी कंसीडर के करना है कि किसी क्लोज सरफेस में कितने पॉजिटिव चार्जेस है, एनक्लोज किसी एनक्लोज या क्लोज सरफेस में कितने पॉजिटिव चार्जेस है, और वो कौन प्रूव करता है, गॉस थ्योरम। तो इमेजिन अ स्मॉल चार्ज प्लस क्यू प्रेजेंट एट अ पॉइंट ओ इनसाइड अ क्लोज सरफेस। तो देखो, इमेजिन करना है कि एक चार्ज क्यू है जो कि किसी पॉइंट है क्लोज सरफेस का ओ। तो इमेजिन एन इन्फिनिटिमसली एरिया डी ए ऑफ द गिवन इरेगुलर क्लोज सरफेस, और उसका एरिया कितना है, डी ए है। तो देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी ऑन अ डी एस ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट अ पॉइंट ओ इज। तो क्या हो जाएगा, देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो डायरेक्शन ऑफ ई इज अवे फ्रॉम अ पॉइंट ओ, then let theta be the angle subtended by normal draw to the area ds, and the direction of E electric flux passing through area ds, तो E cos theta into ds। तो देखो गिवन ये दिख, आपको डायग्राम दिख रही है, तो एरिया दिख रहा है। तो देखो एरिया यानी क्या हो, डी एस, स्मॉल एरिया यानी क्या है, डी एस किसी पॉइंट पी है, ये प्लस क्यू है। तो इसी क्लोज सरफेस में एक स्मॉल एरिया है डी एस, जो कि किसी पॉइंट पी पे है। तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, इस तरह से देखो, ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है डी थीटा।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, तो वही है। और इसका एरिया कितना है, स्मॉल एरिया डी एस कितना है, ई कॉस थीटा इंटू डी एस कितना है, ई कॉस थीटा इंटू डी एस। तो देखो, तो इसके लिए जो डी एस है क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी एस। ई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ई की वैल्यू 1 अपॉन क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये क्या होती है ई की वैल्यू। अब क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया, अब क्या बचा, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर यही क्या है, ओमेगा। ओके, डी ओमेगा मीन्स क्या है, वर्क डन। तो कितना वर्क डन हो रहा है, तो डी एस कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो फ्लक्स डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, वेर डी ओमेगा की वैल्यू क्या है, डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया डी एस एट अ पॉइंट ओ। और ये क्या है, डी ओमेगा यानी क्या है, सॉलिड एंगल है, क्या है, सॉलिड एंगल है, जो कि क्या होता है, हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़े सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है कि स्पीयर का गिवन स्पीयर का यानी किस किस के बीच का रेशियो होता है, गिवन स्पीयर एरिया ऑफ गिवन स्पीयर टू दी रेडियस के स्क्वायर का ये रेशियो होता है। तो क्या होगा, डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये क्या है, एक सॉलिड एंगल है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द गिवन क्लोज सरफेस कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर ओवर द टोटल एरिया। तो देखो, ये जो इक्वेशंस दिया है, कौन सा इक्वेशन नंबर 17, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो क्या हो जाएगा, फाई फ्लक्स ही यानी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशंस क्लोज सरफेस डी फाई। अब ई इंटू डी एस यानी क्या है, गिवन एरिया में से कितने नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, यानी क्या होता है, डी फाई होता है। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू डी एस। अब इंटीग्रेशन होगा कि अब डी एस की वैल्यू, ई इंटू डी एस की वैल्यू आपको पता है क्या निकली है, ई इंटू डी एस की वैल्यू, ये फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा तो आपको पता है ये सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई होगा स्पीयर, एरिया ऑफ स्पीयर कितना होता है, 4 पाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई एंटर एनक्लोज सरफेस एट अ पॉइंट ओ। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई गेट कैंसल। तो फ्लक्स जो मिलेगा वो कितना होगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस क्या आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा, देखो ये 4 पाई गेट कैंसिल, इस तरह से है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 4 पाई, ये 4 पाई कैंसिल, तो क्या मिलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो देखो, दिस इज अ ट्रू फॉर एवरी इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज बाय ए गिवन क्लोज सरफेस। तो टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज गिवन ओवर द गिवन गिवन एरिया। ओके, तो गिवन एरिया में से देखो तो क्या मिला हमें, तो अब याद रखना है कि फ्लक्स क्या होता है, कि जो गॉस लॉ क्या बोलता है कि जितना क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या बोलता है गॉस लॉ, देखो क्लोज सरफेस में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन किससे कम होगा, बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, क्लोज सरफेस में जितना चार्ज उतना ही क्या होगा, फ्लक्स, बट किससे कम होगा, बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज सरफेस में जितना फ्लक्स उतना चार्ज, बट किससे कम, बाय एप्सिलॉन नॉट। एक क्लोज सरफेस में तो गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, बट किससे कम होगा, बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें फ्लक्स के यानी फ्लक्स के दो फार्मूले मिले, क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू ई, जो फाई होता है वो क्या होता है, ई इंटू डी एस। ओके, ये एक हमें मिला, ई इंटू एस, हम मान लेते हैं ई इंटू एस,
और दूसरा कौन सा मिला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो फार्मूले मिले हमें, कौन से, ई इंटू डी एस कॉस थीटा, ई इंटू डी एस क्या मिला, ई इंटू डी एस कॉस थीटा क्या मिला, ई इंटू डी एस क्या मिला है, कॉस थीटा। ओके, ई इंटू डी एस कॉस थीटा, इस तरह से इक्वल टू क्या मिला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो दो फार्मूले मिले। तो देखो क्लोज सरफेस इक्वल टू क्या होता है, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2 ओवर द गिवन, तो क्लोज सरफेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज Q1 ओवर द गिवन क्लोज सरफेस Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल द टोटल फ्लक्स फाई ड्यू टू ऑल चेंजेस एनक्लोज विद इन द गिवन क्लोज सर्फेसिस क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कहाँ तक क्या आएगा, प्लस Qn बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n क्या हो जाएगा, Qi बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसी को ही क्या बोलेंगे, देखो जब एक फ्लक्स इक्वल टू क्या है, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, उस तरह से प्लस एसोन क्या हो जाएगा, प्लस Qn बाय एप्सिलॉन नॉट। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन आई इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या होता है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट यानी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, यही होता है हमारा गॉस लॉ। अब देखो कि स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ क्या होता है, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी देखो कि जो फ्लक्स है, नेट फ्लक्स, वो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट यानी चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल नेट चार्ज है वो एनक्लोज बाय सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल चार्ज है वो किससे डिवाइड होता है, बाय एप्सिलॉन नॉट से, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज विथ इन द सरफेस। गॉस लॉ इज अप्लीकेबल टू एनी क्लोज सरफेस ऑफ रेगुलर और इरेगुलर शेप। तो गॉस लॉ ओनली किसके लिए अप्लीकेबल होता है, क्लोज सरफेस के लिए। और हमें क्या मिला गॉस लॉ कि कितना मिला है, फ्लक्स इक्वल टू ई कॉस डी एस कॉस थीटा इंटू डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतना हमें क्या मिला था, गॉस लॉ। अब इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।